जरा 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए उस वक्त में पीछे, आज से ठीक 4600 साल पहले। हम खड़े हैं मिस्र के दबके हुए रेगिस्तान के बीचों बीच, जहाँ नजर जाती है सिर्फ रेत ही रेत। यहाँ ना कोई क्रेन, ना बुलडोजर, ना ट्रक और ना ही बिजली। यहाँ तक कि पहिए का आविष्कार भी सही ढंग से नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इन नामुमकिन हालातों के बीच इंसानों ने एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जो अगले 3800 सालों तक इस धरती की सबसे ऊंची इमारत बना रहा। यह है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इस इमारत ने इंसानी इतिहास का हर दौर देखा। इसने बड़े बड़े भूकंप झेले, रेगिस्तान के तूफानों का कटाव यानी इरोजन सहा और दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें देखी। हजारों लुटेरों ने इसे लूटने की कोशिश की और ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने डायनामाइट लगाकर इसके अंदर रास्ता बनाया। और हाँ, हाल ही में मिस्टर बीस्ट ने यहाँ वीडियो बनाई। लेकिन मिस्टर बीस्ट के पैदा होने से 4500 साल पहले किसी ने इस जगह पर एक पत्थर रखा, और सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि ऐसे 23 लाख यानी 2.3 मिलियन पत्थर। इनमें से कुछ पत्थरों का वजन 50 मीट्रिक टन तक है। अगर आपको अंदाजा नहीं लग रहा तो इमेजिन कीजिए 10 बड़े अफ्रीकन हाथी एक के ऊपर एक खड़े हैं। इस पत्थर का वजन इतना है कि यह इंसानों द्वारा बनाए गए आज तक की सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट में से एक है। लेकिन बात सिर्फ साइंस की नहीं है, असली दिमाग खराब करने वाली चीज इसका शेप है। इसका बेस इतना बड़ा है कि इसमें न्यूयॉर्क शहर के 7 ब्लॉक फिट हो जाएं। लेकिन फिर भी जमीन का लेवल पूरी एरिया में 1 इंच से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। इसकी चारों दीवारें परफेक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिशाओं में पॉइंट करती हैं। और मजे की बात यह है कि ये तब किया गया जब कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था। आज तक कोई एक्सपर्ट, कोई साइंटिस्ट 100% गारंटी के साथ यह नहीं बता पाया कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। क्या ये एलियन थे? क्या वो कोई ऐसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी जानते थे जो हम भूल चुके हैं, या फिर ये सिर्फ इंसानी जिद और इंजीनियरिंग का चमत्कार था? इस वीडियो में हम द ग्रेट पिरामिड को डिजिटली मॉडल करेंगे और इसके निर्माण के 3 सबसे बड़ी थ्योरी को टेस्ट करेंगे, आसान से लेकर नामुमकिन लगने वाली थ्योरी तक। यह है पिरामिड की इनसेन इंजीनियरिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्यों को समझना होगा। आखिर इतनी मेहनत क्यों करनी थी, इतना पैसा और जान क्यों जोखिम में डालनी थी? मिलिए खुफू से। ये प्राचीन मिस्र का फैरो है, उस वक्त धरती के सबसे अमीर और ताकतवर देश का राजा। और सिर्फ राजा नहीं, मिस्र में फैरो को एक जिंदा भगवान यानी लाइव गॉड माना जाता था। खुफू का मानना है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, वो अमर है और अपनी इस अमरता को एंजॉय करने के लिए उसे एक घर चाहिए। एक ऐसा घर जो इस धरती पर हमेशा टिका रहे, एक ऐसी तिजोरी जो उसके खजानों को सुरक्षित रखे और आने वाले हजारों पीढ़ियों तक दिखाए कि खुफू कितना महान था। खुफू के पिता सेनफेरो एक महान राजा थे। असल में सेनफेरो ही वो फराओ थे जिन्होंने मिस्र को सिखाया कि पिरामिड कैसे बनता है। लेकिन उनके पिरामिड परफेक्ट नहीं थे, उनकी लाइन टेढ़ी थी और उनके स्ट्रक्चर में कमियां थीं। लेकिन खुफू एक परफेक्ट पिरामिड बनाना चाहता था। उसे अपने पिता से बेहतर बनना था। उसने मिस्र के लोगों को एक ऐसे नेशनल प्रोजेक्ट से जोड़ा जो आज तक किसी ने न देखा हो। वो चाहता था कि लोग उसके पिता को भूल जाएं और आने वाले हजारों सालों तक सिर्फ खुफू को याद रखें। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिर्फ सपने नहीं, पैसा भी चाहिए होता है, बहुत सारा पैसा। मिस्र के पास पैसा आया कहाँ से? जवाब है नाइल नदी। हर साल नील नदी में बाढ़ आती थी। ये सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन ये बाढ़ अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लाती थी। इस वजह से मिस्र की जमीन दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन थी। उनके पास अनाज की कमी नहीं थी और इसी एक्स्ट्रा खाने से बहुत बड़ी सेना और मजदूरों की फौज को खिलाया जा सकता था। खुफू की आर्मी रेगुलर आसपास के देशों पर हमला करती और उनका सोना और डॉलर लूटकर फेरो के खजानों को भरती। तो पैसों की कमी नहीं थी। खुफू के पास अनलिमिटेड बजट था। उसे बस एक चीज चाहिए थी, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। पर दोस्तों, पैसा बिल्डिंग नहीं बनाता, दिमाग बनाता है। खुफू को चाहिए था दुनिया का सबसे स्मार्ट आर्किटेक्ट। वो आदमी था उसका भाई हेम्यू। हेम्यू कोई ऐरा गैरा नहीं था, वो उस जमाने का स्टीव जॉब्स या एलन मस्क था, एक पैदाइशी जीनियस। उसने तय किया कि वो अपने राजा के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जो पत्थर से बना हो, आर्किटेक्ट की दुनिया का क्वांटम लीप हो। हेम्यू का डिजाइन बाहर से सिंपल था लेकिन अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स था। पिरामिड के अंदर 3 प्रमुख चैम्बर होने थे। पहला अंडरग्राउंड चैम्बर, जमीन के नीचे खुदाई करके बनाया गया। यह एक बैकअप था, अगर पिरामिड पूरा होने से पहले खुफू मर गया तो उसे यहीं दफनाया जाए। दूसरा द क्वींस चैम्बर, एक नकली दीवार के पीछे छुपा हुआ ताकि चोर कंफ्यूज हो जाएं। तीसरा द किंग्स चैम्बर, सबसे ऊपर, यहाँ तक पहुँचने के लिए एक शानदार रास्ता बनाया गया जिसे हम द ग्रैंड गैलरी कहते हैं। किंग्स चैम्बर हेम्यू का मास्टरपीस। इसके लिए पिंक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया जो गीजा से सैकड़ों किलोमीटर दूर आसमान से लाया गया था। इन पत्थरों को इतना टाइट फिट किया गया कि आप इसके बीच एक रेजर ब्लेड भी नहीं छिपा सकते। जब ये अंदर से बन गया तो बाहर से इसे चमकते हुए सफेद लाइमस्टोन से कवर किया गया। सोचिए जब रेगिस्तान की धूप इस पर पड़ती होगी तो ये पिरामिड किसी हीरे की तरह चमकता होगा। और सबसे ऊपर सोने का एक कैम्बस्टोन। हेम्यू के पास वक्त कम था,
उसे ये प्रोजेक्ट 20 सालों में खत्म करना था। उसने कैलकुलेट किया कि द ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए उसे 25,000 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त मिस्र की आबादी 10 लाख थी, यानी देश का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक बड़ी बिल्डिंग को बनाने में लग गया। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई गुलाम नहीं थे जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। ये अच्छे खान पान वाले स्किल्ड वर्कर्स थे जो अपने भगवान फेरो के लिए गर्व से काम कर रहे थे। तो अब हमारे पास मजदूर हैं, पैसे हैं और डिजाइन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, इन भारी भरकम पत्थरों को 147 मीटर हवा में ऊपर कैसे ले जाया गया। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर सैकड़ों सालों तक बहस की। आए दिन कोई न कोई थ्योरी आती है, कभी साइंस के साथ तो कभी कोरी कल्पना। हम इन थ्योरीज को 3 लेवल में समझेंगे, इजी, मीडियम और हार्ड। लेवल 1 एक्सटर्नल रैंप। इसमें आप पत्थर को एक रस्सी से बांधते हैं, उसे एक लकड़ी के स्लेट पर रखते हैं और जमीन को गीला करके घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करते हैं। फिर बहुत सारे लोग मिलकर उसे खींचकर ऊपर ले जाते हैं। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता जाएगा, रैंप को भी ऊंचा और लंबा करते जाओ। सुनने में काफी इजी लगता है ना। हमें मिस्र के बाकी जगहों पर ऐसे रैंप के पुरातात्विक सबूत मिले हैं जो ये थ्योरी को मुमकिन करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जब हम इंजीनियरिंग और मैथ लगाते हैं तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। एक 2 टन के पत्थर को ढलान पर चढ़ाने के लिए कम से कम 12 लोगों की टीम चाहिए, पर जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता जाएगा, रैंप को या तो बहुत खड़ा करना पड़ेगा या बहुत लंबा। अगर ढलान 8 डिग्री से ज्यादा खड़ी हुई तो मजदूर थक कर गिरने लगेंगे। वो कोई सुपर हीरो नहीं थे, वो आम इंसान थे, उनकी हड्डियां जवाब दे देंगी। तो अगर ढलान को 8 डिग्री पर रखा जाए ताकि वर्कर्स काम कर सके, तो द ग्रेट पिरामिड के टॉप पर पहुंचने के लिए रैंप की लंबाई 1.6 किलोमीटर से ज्यादा होनी पड़ेगी। जरा सोचिए, पिरामिड खुद बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो रैंप बनेगा उसका वॉल्यूम पिरामिड से 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इतना मटेरियल, पत्थर और मिट्टी कहाँ से आएगा, और इसे बनाने में ही सालों लग जाएंगे। और अगर ऐसा कोई विशालकाय रैंप होता तो उसका मलबा आज तक गीजा के आसपास दिखना चाहिए, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, सीधा रैंप मत बनाओ, कोर्स्क्यू रैंप बना लो जो पिरामिड के चारों तरफ जलेबी जैसा घूमे। ये स्मार्ट आइडिया है, इसमें जगह और मटेरियल बचता है। ये समझा भी देता है कि मलबा क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो रैंप पिरामिड का हिस्सा बन गया। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी कमी है। पिरामिड का शेप परफेक्ट होना चाहिए, इसके एंगल 51.9 डिग्री पर होना चाहिए। अगर आप चारों तरफ रैंप बना दोगे तो सर्वे करने वालों को कॉर्नर या लंबाई का पता नहीं चलेगा। अगर नीचे कुछ सेंटीमीटर की गलती हुई तो ऊपर जाते जाते पिरामिड टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और हम जानते हैं द ग्रेट पिरामिड टेढ़ा नहीं है, वो बिल्कुल सीधा है। तो द एक्सटर्नल रैंप वाली थ्योरी पूरी तरह से फिट नहीं बैठती, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं लेवल 2 मीडियम डिफिकल्टी वाली थ्योरी पर। यह थ्योरी थोड़ी दिमाग घुमाने वाली है और पर्सनली ये मुझे काफी लॉजिकल लगती है। बात है 90 के दशक के अंत की। एक फ्रेंच इंजीनियर हेनरी हाउडी टीवी पर पिरामिड की डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। उन्हें रैंप वाली थ्योरी हजम नहीं हुई। उन्होंने अपने बेटे जीन पायरी हाउडी को कॉल किया। जीन पियरे ने चुनौती स्वीकार की। वो कि आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक आम इंसान थे। लोगों ने उन्हें इग्नोर किया। एक फ्रेंच बंदा जो कभी मिस्र गया ही नहीं, वो हमें क्या ही सिखाएगा। लेकिन हुडी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को हेमनियो की जगह पर रखकर सोचा। उन्होंने हर छोटी डिटेल पर काम किया और एक चौंकाने वाला दावा किया, पिरामिड बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बना है। होर्डिंग की थ्योरी, द इनसाइड आउट थ्योरी। होर्डिंग का कहना है कि पिरामिड को 2 चरणों में बनाया गया। नीचे का लगभग 40 मीटर बनाने के लिए उन्होंने एक भारी रैंप का यूज किया। यह रैंप लाइमस्टोन का बना था, जिसके बाद पिरामिड में यूज कर लिया गया। फेज 2, जैसे ही पिरामिड ऊंचा हुआ, उन्होंने बाहर का रैंप हटा दिया और इंटरनल रैंप बनाना शुरू किया। इमेजिन कीजिए पार्किंग गैरेज, जैसे गाड़ियां गोल गोल घूमकर ऊपर जाती हैं, वैसे ही होडी का मानना है कि पिरामिड की दीवारों के थोड़ा सा अंदर एक सुरंग है जो स्पॉइलर के ऊपर जाती है। ये रैंप बाहर से नहीं दिखता, ये पिरामिड की स्किन के नीचे छुपा है। पिरामिड के कोनों पर नॉच दिखाई देती है। होडी के कंप्यूटर मॉडल के हिसाब से ये वही जगह है जहाँ पर वर्कर्स पत्थर को टर्न करने के लिए यूज करते थे। वहाँ क्रेन जैसा सिस्टम होता होगा पत्थर को घुमाने के लिए। लेकिन सबसे भारी पत्थरों का क्या? किंग्स चैम्बर के लिए 50 टन ग्रेनाइट को ऊपर ले जाने थे। अंदरूनी रैंप इतना चौड़ा नहीं था इतने बड़े पत्थर को वहां से ले जाए और हजारों मजदूर खींच सके। होडी ने कहा, ग्रैंड गैलरी को ध्यान से देखो। ग्रैंड गैलरी बहुत ही अजीब जगह है, बहुत ऊंची, बहुत सकरी। वहाँ साइड में पत्थर के बीच क्या है? दीवारों पर घिसने के निशान क्यों है? होडी की थ्योरी, द ग्रैंड गैलरी असल में एक काउंटर वेट सिस्टम था, जैसे लिफ्ट काम करती है। होडी के मुताबिक एक तरफ भारी ग्रेनाइट ब्लॉक हैं और दूसरी तरफ ग्रैंड गैलरी में एक ट्रॉली है जिसमें बहुत सारे पत्थर भरे हैं। ट्रॉली लकड़ी के रोलर्स पर चलती है। जब ट्रॉली नीचे जाती है तो ग्रेविटी की मदद से भारी ग्रेनाइट ब्लॉक आसानी से ऊपर आ जाते हैं। यानी द ग्रैंड गैलरी कोई सजावटी रास्ता नहीं, वो एक मशीन थी। थ्योरी बहुत सारे सवालों का जवाब देती है। ये बताती है कि ग्रैंड गैलरी का डिजाइन ऐसा क्यों है और बिना विशाल बाहरी रैंप के ये पिरामिड कैसे बना। लेकिन क्या इससे भी कुछ एडवांस हो सकता है? अब बात करते हैं लेवल 3, द हार्ट थ्योरी। एक ऐसी थ्योरी जो 2024 में आई जिसने सबको हिला दिया। क्या हो अगर मैं कहूँ कि मिस्र के लोगों ने पत्थर खींचे ही नहीं,
क्या हो अगर उन्होंने पानी की ताकत का इस्तेमाल किया। हम आज गीजा को एक सूखे रेगिस्तान के रूप में देखते हैं, लेकिन 4500 साल पहले यहाँ मौसम अलग था, हरियाली थी। 2024 की स्टडी ने रेडार यूज करके देखा और पाया कि उस वक्त नील नदी की एक शाखा पिरामिड के बिल्कुल बगल से बहती थी। इसका मतलब पत्थर को नाव के जरिए सीधा साइड पर ले जाया गया। ये तो पक्का है, लेकिन क्या पानी पत्थर को ऊपर भी ले जा सकता है? एक नई प्री रिव्यू स्टडी कहती है कि उन्होंने शायद हाइड्रोलिक एलिवेटर बनाया था। सुनने में किसी साइफाई फिल्म जैसा लगता है, पर इसका कंट्रोल सिंपल था। पुराने जमाने के लोग पानी को कंट्रोल करना जानते थे। पहला, पिरामिड के बीचों बीच एक सॉफ्ट बनाया गया, बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह। पास में एक डैम जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया जहाँ बारिश और बाढ़ का पानी इकट्ठा होता था। तीसरा, वहाँ से पानी को प्रेशर के साथ सॉफ्ट में भेजा जाता था। चौथा, सॉफ्ट के अंदर लकड़ी का एक भारी प्लेटफॉर्म हमेशा तैरता था। जैसे ही पानी सॉफ्ट में भरता, प्लेटफॉर्म ऊपर उठ जाता, बिल्कुल मॉडर्न हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह। वर्कर्स नीचे से पत्थर लोड करते हैं, वॉल्स खोलते हैं और पानी भरता, और पत्थर बिना किसी मेहनत के ऊपर उठ जाता। लेकिन बात सिर्फ साइंस की नहीं है, असली दिमाग खराब करने वाली चीज इसका शेप है। इसका बेस इतना बड़ा है कि इसमें न्यूयॉर्क शहर के 7 ब्लॉक फिट हो जाए, लेकिन फिर भी जमीन का लेवल पूरे एरिया में 1 इंच से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। इसकी चारों दीवारें परफेक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिशाओं में पॉइंट करती हैं। और मजे की बात यह है कि ये तब किया गया जब कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था। आज तक कोई एक्सपर्ट 100% गारंटी के साथ ये नहीं बता पाया कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं कि ये सिस्टम पत्थर को एक बार में 17 मीटर ऊपर उठा सकता था। अगर ये सच था तो इसका मतलब उन्हें हजारों मजदूर नहीं चाहिए थे, बस अच्छे प्लम्बर्स और वाटर इंजीनियर्स चाहिए थे। लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट जैसे जाइन हावर्स इसे सिरे से नकार देते हैं। उनका मानना है कि द ग्रेट पिरामिड में अभी तक ऐसी कोई पानी की सॉफ्ट नहीं मिली है, और ये थ्योरी थोड़ी ज्यादा एडवांस है उस जमाने के हिसाब से। लेकिन सोचिए, अगर ये सच निकला तो इसका मतलब एंशिएंट इजिप्शियन हमारे सोच से हजारों सालों आगे थे। तो सच क्या है? क्या वो मिट्टी का रैंप था? क्या वो अंदर छुपा हुआ स्पॉइलर टनल था? या फिर पानी का लिफ्ट? सच यह है कि अभी तक हमें 100% नहीं पता, और यही बात इस जगह को दुनिया का अजूबा बनाती है। ये इतना पुराना है कि क्लियोपेट्रा पैदा हुई थी तब भी ये पिरामिड प्राचीन माना जाता था। प्राचीन मिस्र के लोग जुनूनी थे, वो हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे। हमारे पास उनके टेक्स्ट रिकॉर्ड हैं, उनकी कविताएं हैं, यहाँ तक कि उनके गधों के खाने के बिल्स भी हैं जो 4000 साल पुराने हैं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट गायब है। शायद उन्होंने जला दिया या छुपा दिया, या हमने अभी तक ढूंढा ही नहीं। लेकिन साइंस हमें सच के करीब ले जा रहा है। 2017 में स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। पार्टिकल फिजिक्स का यूज करके पिरामिड को स्कैन किया गया। उन्हें वहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने सभी के होश उड़ा दिए। पिरामिड के बिल्कुल बीच, ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर एक बड़ा वाइड यानी खाली जगह है। यह एक पैसेंजर प्लेन के बराबर साइज का है, कम से कम 30 मीटर लंबा। आज तक वहाँ कोई इंसान नहीं गया, ना दरवाजा ना कोई रास्ता। ये क्या है? क्या ये कंस्ट्रक्शन के लिए छोड़ी गई जगह है, या फिर जैसा जाइन हवस सजेस्ट करते हैं, क्या यहाँ खुफू का असली खजाना है, या उनकी मम्मी छुपी हुई है? क्योंकि दोस्तों, आज तक खुफू की मम्मी नहीं मिली। उसका ताबूत खाली था। लोग कहते हैं कि चोरों ने उसे लूट लिया, लेकिन क्या पता आर्किटेक्ट हेमन्यू ने हमें बेवकूफ बनाया हो। क्या पता खुफू वहाँ सो रहा हो, उस छुपे हुए चेंबर में जहाँ कोई इंसान 4005 सालों से नहीं गया। द ग्रेट पिरामिड इंसान का वो अकेला अजूबा है जो वक्त को हराकर सीना तान कर खड़ा है। जैसे एक पुरानी कहावत है, इंसान वक्त से डरते हैं लेकिन वक्त पिरामिड से डरता है। मैन फियर टाइम बट टाइम फियर्स द पिरामिड्स। आपको कौन सी थ्योरी सबसे सही लगी, रैंप, स्पॉइलर या पानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस।